हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने NCERT का जो 12वीं का सिलेबस है अंग्रेजी का, उसकी किताब फ्लेमिंगो से ली हुई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। अल्फोंस डोडे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्हीं की एक कहानी है ये, और इस कहानी की थीम ये है कि क्या होता है जब किसी एक देश की जनता से ये कहा जाता है या उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये बात लागू कर दी जाती है कि अब आप जो अपनी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसे नहीं बोल सकते, बल्कि उसकी जगह आपको किसी और देश की भाषा को सीखना होगा, उसे बोलना होगा, और जो आपकी अपनी ज़बान है वो आप अब यूज़ नहीं कर सकते, उसका अधिकार आपसे ले लिया गया है। तो इसी थीम पर ये कहानी बेस्ड है, और इसकी बैकग्राउंड ये है कि फ्रांस के दो इलाके मेनली, जो कि अल्सेंस और लॉरेन नाम के थे, वो फ्रांस और पर्शियन जो वॉर हुआ था 1870 और 1871 के बीच में, तो ये जो दोनों इलाके हैं ये पर्शिया के हाथ में चले गए थे, और इसलिए इन दो इलाकों के लोगों को ये कहा गया कि अब जो है आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सकते, इसे आप नहीं बोल सकते, बल्कि इसकी जगह आपको जर्मन बोलनी होगी, सीखनी होगी और पढ़नी होगी। और इसका कारण ये था कि मेनली ये जो पर्शिया कंट्री थी, इसमें एक बहुत बड़ा भाग जर्मनी और ऑस्ट्रिया से मिलकर बना था, और क्योंकि दोनों देशों में जर्मन जो है मुख्य भाषा है, तो यही जो है इन्होंने अपने अधिकार में आए हुए इलाकों पे भी लादने की कोशिश की थी। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी को अब थोड़ा आगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। उस दिन जो है, जो राइटर है वो हमेशा की तरह ही, क्योंकि उनका ये था कि वो स्कूल मिस करते थे, स्कूल में उन्हें मज़ा नहीं आता था, तो वो बाहर मस्तियाँ ज़्यादा करते थे। और उस दिन भी मैंने क्या किया कि जो स्कूल के लिए है मैं लेट पहुंचने वाला था, और मुझे इस बात का भी डर था, ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, कि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, स्पेशली बिकॉज एम हमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और सबसे बड़ा डर का कारण क्या था कि एम हमेल जो टीचर थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल्स, ये जो ग्रामर के रूल्स होते हैं पार्टिसिपल्स, इनके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और क्योंकि लेखक को या इस कैरेक्टर को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो एक तो लेट पहुंचना और ऊपर से जो कहा गया था पढ़ने के लिए उसको भी ना करना, इन दोनों कारणों से इन्हें पता था आज बहुत डांट पड़ने वाली है। एंड आई डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, कि ये जो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल ही नहीं जाते, बाहर ही तफरी करते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और क्यों ना करें, बाहर इतना गर्म था, उसके साथ ही इतना उजाला भी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो चिड़ियाएं थीं वो जंगल के छोर पे, एज ऑफ द वुड्स, चर्पिंग, सिंगिंग कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक जो खुला इलाका था, जो लकड़ी काटने की मिल होती है, सो मिल, उसके पीछे ये जो पर्शियन जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, मतलब जो उनकी कवायद वगैरह होती है वो कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रोल ऑफ पार्टिसिपल्स। अभी बाहर जाना, जंगल के छोर पे जाके चिड़ियों की आवाज़ें सुनना, सैनिकों को देखना कि वो कैसे कवायद वगैरह कर रहे थे, ये स्कूल जाने से बहुत ही बेहतर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन फिर भी मैंने इन सब लुभावनी चीज़ों को अपने से दूर रखने में हिम्मत दिखाई, मतलब मैंने भागने की कोशिश नहीं की स्कूल से। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और उसके बाद मैं स्कूल की तरफ तेजी से चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब मैं टाउन हॉल जो होता है उससे गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता है, जो सूचना जहाँ पे लगी होती हैं, मैंने वहां देखा कि एक भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और ये बीते जो 2 साल थे, जितनी भी बुरी खबरें आती थी उस बुलेटिन बोर्ड पे ही चिपकी हुई होती थी, वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, मतलब जो युद्ध हम हार गए। द ड्राफ्ट, या ड्राफ्ट से मतलब है जो प्लान जो होता है कि अब हमें क्या करना है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेनापति है सेना का, उसके ऑर्डर्स कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और जैसे ही मैं जा रहा था मैंने ये भी सोचा अब पता नहीं क्या बात हो गई, मतलब इतनी बातें तो होती रही हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बुरी खबरें आती रहती हैं, अब आज पता नहीं क्या हो गया। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher
who was there with his apprentice. और जैसे ही मतलब मैं जल्दी जल्दी उस तरफ से आगे की तरफ बढ़ा तो जो लोहार होता है और वॉचर से मतलब है वो लोग जो मतलब एक गार्ड की तरह देखते रहते हैं, क्योंकि युद्ध का समय है तो ये लोग निगाहें रखते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। और ये जो लोहार है इसके पास इसका चेला भी था, अप्रेंटिस, जो काम सीखने वहां आते हैं, नौसखिया होते हैं वो। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद बुलेटिन को पढ़ते हुए, न्यूज के बोर्ड को पढ़ते हुए उसने मुझे आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उसने मुझसे कहा कि बब का मतलब होता है ए लड़के, तू इतनी तेजी से जो जा रहा है वहां इतनी तेजी से जाने की जरूरत नहीं है, तेरे पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये बात जो है ब्लैक स्मिथ जो था उसने मुझे कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो पहले मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और उसके बाद जो हमेल्स का जो छोटा सा बाग था वहां मैं मतलब जल्दी जल्दी पहुंच गया, मतलब इतनी जल्दी पहुंचा कि मेरी सांसों पे मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था, आउट ऑफ ब्रेथ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो ज्यादातर क्या होता है जब स्कूल खुलते हैं तो बसल मतलब हलचल सी रहती है, हर कोई मतलब कुछ बातें कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई जल्दी जल्दी क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है, तो बहुत मतलब लाइवली एनवायरनमेंट होता है वहां पे, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और ये जो चीजें हो रही होती हैं आपको स्कूल पहुंचने से पहले ही पता चल जाती हैं जब आप गली में होते हो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, जो भी डेस्कें खुल रही होती हैं, बंद हो रही होती हैं, स्टूडेंट जो भी कर रहे होते हैं, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ आपको पढ़ाया जाता है उस पाठ को जो सब एक सुर से दोहराते हैं, यूनिसन, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कई बार तो क्या होता है कि कई अपने कानों को आपने ढकना पड़ता है अपने हाथों से ताकि आप उस आवाज को समझ सको, क्योंकि आवाज इतनी तेज होती है कि कानों पे हाथ रख के आप उसको थोड़ा धीमा करते हैं ताकि आप उसका मतलब निकाल सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और इसके साथ साथ ही क्या होता है, जो टीचर का जो फट्टा होता है, जो रूलर होता है, वो उसे टक 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 कर रहा होता है टेबल पे, रैपिंग। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन आज वो बात नहीं थी, ऐसा था बहुत ही सन्नाटा जैसा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे ये लग रहा था कि अगर ये जो कमोशन, जो आवाजें आ रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इनकी आड़ में मैं चुपचाप जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाऊं, क्योंकि एक तो मैं लेट था और दूसरी बात मैंने पाठ याद नहीं किया था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जाहिर सी बात है क्योंकि मुझे बच के जाना था, मैंने अपना लेसन याद नहीं किया था, तो हर चीज इतनी शांत थी जैसे कि संडे हो, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं खुलता। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, और जाते जाते जब मैंने खिड़की से देखा तो देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पे पहले से बैठे हुए थे। एंड एम हमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हमेल जो टीचर थे वो जो है क्लास में एक छोर से दूसरे छोर आ जा रहे थे, और उसके साथ ही उनका जो खूंखार सा लोहे का फट्टा था, मतलब जो आयरन रूलर था, वो उनकी बाहों के नीचे दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने से होकर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और डरा हुआ था, क्योंकि मुझे सबके सामने से होते हुए अपनी बेंच पे जाना था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने ना मुझे देखा, ना किसी ने कोई फफ्तियां कसी, सब आराम से बैठे हुए थे। एम हमेल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, और जो एम हमेल थे उन्होंने मुझसे कहा बहुत ही प्यार से, अपनी जगह पे जाओ छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और उसके बाद डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और उसके बाद जो ये फ्राइट, जो डर था, जब मैं बैठ गया और ये डर थोड़ा थोड़ा मेरे में कम होने लगा, तब मैंने जाके देखा कि ये जो मेरा टीचर था उसने अपना अच्छा वाला जो ग्रीन कोट है वो पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार फ्रिल्ड जो उसकी शर्ट थी वो पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी जो सिल्क
की टोपी होती है वो उसने पहनी हुई थी, all embroidered, और इन सब पे कशीदाकारी थी, that he never wore except on inspection and prize days। और ये थोड़ा अजीब इसलिए था कि ये जो कपड़े थे ये हमारे मास्टर साहब तभी पहनते थे जबकि निरीक्षण का दिन हो, मतलब कोई स्कूल को देखने आ रहा हो या इनाम बांटे जा रहे हो, कोई समारोह वगैरह हो तब। Besides, the whole school seemed so strange and solemn। इसके अलावा जो सारा स्कूल था पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था बहुत ही अजीब और शांत था, solemn, गंभीर रूप से, मतलब कोई हलचल नहीं हो रही थी वहां पे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। अब ये तो हो गया, चलो जो भी था, शांति थी वहां पे और मतलब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो पीछे की बेंचें थी जो कि हमेशा खाली रहती थी, उस पे गांव के लोग बहुत शांति के साथ बैठे हुए थे, जैसे कि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट्स हों। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 cornered हैट, उसमें ओल्ड हाउजर भी था नाम का आदमी जिसने की 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, उस जगह का पहले का जो सरपंच था वो भी वहां बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले का पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके साथ ही बहुत ही दूसरे लोग भी वहां बैठे हुए थे गांव से। एवरीबॉडी लुक्ड सैड and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और ये जो गांव वाले बैठे हुए थे इन सब के चेहरे बहुत उदास थे, और ये जो हाउजर था उसने एक ओल्ड प्राइमर, एक जो पुरानी भजन की किताब होती है जो कि मतलब कोने से दबी हुई थी, और जिससे उसने अपने घुटनों पे खोल के रखा हुआ था, और उस भजन की किताब पर उसके जो स्पेक्टिकल्स, जो उसका चश्मा था, वो पन्नों के बीच में रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair। और मैं सोच ही रहा था ये हो क्या रहा है कि तभी जो मास्टर हमेल हैं, M. हमेल, वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए। And in the same grave and gentle tone which he had used to me said, और M. हमेल ने उसी धीमी और गंभीर आवाज में, जिस टोन में उन्होंने मुझसे बात की थी, उसी टोन में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। ये 2 जगह हैं फ्रांस की। तो टीचर ने कहा कि देखो, अब जो है बर्लिन से ऑर्डर आ गया है जर्मनी से कि स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और ये जो नया टीचर है वो कल आएगा, क्योंकि इन लोगों को जर्मन नहीं आती क्योंकि ये फ्रेंच है, लेकिन वो जो नया मास्टर आएगा वो जर्मन जानता है, वो आएगा और वो कल से तुम्हें पढ़ाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और ये सुन के जो राइटर है लगा कि जैसे बादल गरज गए हो कहीं पे, इस तरह से मुझे फील हुआ। ओह द रैचेज, ओ द रैचेज एक फ्रेज है, यूज करते हैं जब आप किसी आश्चर्य को या दुख को व्यक्त करते हो, तो कहने का मतलब है ओह माय गॉड, जैसे कि दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये बात थी जो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था, सारे उसे देख रहे थे और वहां पे भीड़ जमा थी, तो इसलिए थी कि अब जो है फ्रेंच को नहीं सिखाया जाएगा, बोलने की मनाही होगी, और जर्मन लैंग्वेज जो है, एक विदेशी भाषा जो है, हम सबको सीखनी होगी, बोलनी होगी, पढ़नी होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो अच्छी तरह से लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब जो है मैं इसे नहीं सीख सकता आगे क्योंकि अब मनाही है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब जो है भले ही मुझे आए ना आए, जितनी भी आती हो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सीख सकता, मुझे यहाँ पे इसे खत्म करना है। तो ये जो है लेखक को फील होता है। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना दुखी था कि मैं अपने लेसन्स जो है याद नहीं कर रहा था, उन्हें पढ़ नहीं रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और लेसन्स सीखने से ज्यादा मेरा ध्यान कहाँ था, चिड़ियों के अंडों पर। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यस जो सार नदी है उसमें तैरने में। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड
not give up. मेरी किताबें जो कि कभी मुझे लगती थी कि कितनी बेकार की न्यूसेंस वाली चीज है, इतना भारी लगता था उन्हें उठाना, मेरी ग्रामर की बुक और जो इतिहास है संतों का, अब ये सारी मुझे ऐसे लगने लगी थी जैसे कि मेरे पुराने दोस्त हों जिन्हें कि मैं नहीं छोड़ सकता। मतलब वही किताबें जो कभी मुझे भार लगती थी, आज मुझे पता चला कि वो मेरे लिए कितनी वैल्यूबल है, कितनी कीमती हैं। एंड एम हमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और इसके साथ ही जो मास्टर हमेल थे, उनका पढ़ाना, उनका मुझे कहना कि ठीक से पढ़ो या अपने पाठ जो है याद करो, आज एम हमेल भी उसी तरह लगने लग गए थे जैसे एक कीमती चीज मुझसे जुदा हो रही हो, और अब मैं उन्हें कभी भी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और जब ये बातें मुझे फील हुई एम हमेल के बारे में, तो सडनली क्या हुआ कि वो जो रूलर, जो पट्टा वो जो लेके चलते थे जिससे वो पीटते थे नहीं पढ़ने पर, और कभी कभी जब हमें लगता था कि वो थोड़े सठिया गए हैं, तो ये बातें भी अब मैं भूल गया था। अब ये जो दोनों अवगुण है उनके, वो उनमें बाकी नहीं थे, क्योंकि अचानक ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगने लगी थी। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा आदमी, तो ये बात थी क्योंकि आज इनका जो है लास्ट लेसन था पढ़ाने का, और इसीलिए इन्होंने अपने बहुत ही प्यारे संडे की क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े पहने हुए थे। संडे की क्लोथ्स क्रिश्चियन कंट्रीज में इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि लोग चर्च में जा सकें, और चर्च में जाने के लिए लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे ये भी पता चल गया था कि ये जो लोग बैठे हुए थे गांव के सारे पिछले बेंच पे, वो वहां क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और इसलिए क्योंकि ये लोग भी दुखी थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि ये लोग स्कूल नहीं जा पाए थे। मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये उनसे भी अब छूटने वाली थी, भले ही वो अपने समय में पढ़ाई कर सके या नहीं कर सके, जो भी कारण था, लेकिन अब वो इससे ज्यादा इस लैंग्वेज को पढ़ भी नहीं पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और ये जो लोग थे वो वहाँ पे इसलिए आए थे कि ये जो मास्टर है, जो हमें 40 सालों से पढ़ा रहा था, जिसने एक फेथफुल सर्विस, वफादारी के साथ हमें पढ़ाया था, तो ये लोग उस मास्टर के लिए अपनी रेस्पेक्ट लेकर आए थे, और इसके साथ ही वो ये रेस्पेक्ट अपने देश के लिए भी दिखाना चाहते थे, जो कि अब इनका नहीं रहा, क्योंकि इस पे किसी विदेशी शक्ति का कंट्रोल हो चुका था। While I was thinking of all this, और जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, I heard my name called. मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया था। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी सुनाने के लिए, recite, जो भी मुझे पढ़ के याद करके सुनाना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब राइटर को उठा तो दिया है कि वो जो तुम्हारा चैप्टर था, जो तुम्हें याद करने के लिए दिया गया था, उसे सुनाओ। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि काश कि ऐसा होता कि वो जो पार्टिसिपल का रूल है, जो मुझसे बोला गया था सुनाने के लिए, उस समय मैं चाहता था, भले मैंने याद नहीं किया, मैं उसको अवॉइड करता रहा, लेकिन उस वक्त, उस दिन मुझ में ये ललक थी कि काश मैं उस रूल को बेझिझक ऊंची आवाज में बहुत क्लैरिटी के साथ सबको सुना सकता। तो ये जो है राइटर को यहाँ थोड़ा पश्चाताप हो रहा है कि काश मैंने पढ़ा होता, काश मुझे पता होता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन ये हो नहीं पाता और मैं जो है पहले ही लाइन में अटक जाता हूँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और इसके साथ ही मैं जो डेस्क होती है उसे पकड़ के खड़ा रहता हूँ। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा जो दिल है वो जोर जोर से धड़क रहा होता है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आंखें उठा के देख सकूं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने सुना कि जो एम हमेल है वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें शायद खुद भी बुरा लग रहा हो। सी हाउ इट इज, देखो कैसे है। एवरी डे वी हैव सेट टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम कहते हैं कि अरे जिंदगी पड़ी हुई है, किसी और दिन कर लेंगे। आई लर्न इन टुमारो, कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो
कि हम कहाँ आ गए हैं। मतलब आज जो है फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है और हम अपनी जो है लैंग्वेज को बहुत ही इग्नोर करते रहे हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और देखो अब ऐसा दिन आ गया है कि शायद अब हम इसे कभी पढ़ भी ना पाए। दैट्स द ग्रेट ट्रैवल विद अल्सैस। अब ये हमें आगे कह रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है अल्सैस में। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि आज जो सीखने वाली चीज़ है उसे कल पे डालते रहते हैं कि चलो कल सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज। कि कल जब लोग तुमसे मिलेंगे और वो कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि कहने को तो तुम अपने आप को फ्रेंच मैन, जो मतलब फ्रांस के लोग हैं, वो कहते हो अपने आप को, लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच भाषा आती है, ना तुम फ्रेंच भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम जो हो सबसे खराब भी नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, एम हेमेल राइटर से कहते हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। हमें अपने आप को फिर से देखना होगा, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम कौन है, हमारा जो वजूद है या अस्तित्व है वो क्या है, इन बातों पे हमें ध्यान देना होगा। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो तुम्हारी पढ़ाई को लेकर इतने चिंतित नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि तुम्हें किसी खेत में या किसी मिल पे काम करने के लिए रख दिया ताकि थोड़े बहुत और पैसे तुम्हारे पास आ जाए या घर में आ जाए। एंड आई, और मैं खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने ऊपर भी ये बात कहनी होगी। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे बगीचे में जो प्लांट्स हैं उन्हें मैंने, मतलब स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि जाओ वहाँ पे पानी दे के आओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब कभी भी मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना था तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी। तो कहने का मतलब एम हैमेल भी कह रहे हैं कि मैं भी खुद दोषी हूं इस बात का कि मैंने भी कई बार पढ़ाई की जगह तुम्हें दूसरे कामों पे लगा दिया और तुम्हें पढ़ाने की जगह मैं खुद भी छुट्टी करके गया हूं। तो इस गलती में कि जो हम अपनी लैंग्वेज को इग्नोर करते आए हैं उसमें सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है, दोष मेरा भी है एज ए टीचर। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language. और उसके बाद एक से दूसरी बात होती रही और M. Hamill जो है फ्रेंच जो भाषा उस पर बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा थी, बहुत ही साफ, बहुत ही लॉजिकल, जो मतलब सेंस बनाती है। That we must guard it among us and never forget it. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए इसे। बिकॉज वेन ए पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब किसी देश को, अ पीपल या कंट्री को गुलाम बनाया जाता है, enslaved, तो अगर उनके पास अपनी जो लैंग्वेज है वो उसे सहेज के रखते हैं, वो उसे बोलते हैं, उसे यूज करते हैं, उस पर गर्व करते हैं, तो ये उस तरह से होता है जैसे कि आपके पास कैद खाने की चाबी हो। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद ग्रामर की किताब खोली गई और हमें एक लेसन पढ़ाया गया। I was amazed to see how well I understood it. और उस वक्त मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कितनी आसानी से मैं समझ रहा था ग्रामर को। All he said seemed so easy, so easy. जो भी वो कह रहे थे वो बहुत ही आसान थी समझने के लिए। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था। मतलब जो आज लास्ट फ्रेंच का लेसन था उसके कारण शायद ये ऐसा हुआ था कि यकायक अपनी लैंग्वेज से प्यार हो गया था और सारी बातें क्लियर होने लग गई थी। और जो टीचर था वो भी इतने धैर्यता के साथ, आराम के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा था कि जो मास्टर थे वो हमें वो सब चीज़ों का ज्ञान आज ही दे देना चाहते थे जो उन्हें पता थी। And to put it all into our heads at one stroke. और जितनी भी चीज़ें थीं, जो नॉलेज थी,
वो मास्टर अपने से निकाल के एक ही बार में हमारे सर में उसे रख देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर खत्म हुआ, उसके बाद लिखने का लेसन आया। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपियां लेके आए थे उस लेसन की, जो कि राउंड हैंड एक लिखने की कलात्मक शैली होती है, सैलीग्राफी जिसे कहते हैं। तो ये उस तरीके से लिखी हुई थी और जो लिखावट थी उसमें वो थी फ्रांस अल्सैस, और जो राइटिंग थी वो थी इन शब्दों में फ्रांस अल्सैस, क्योंकि ये जो कहानी घट रही है ये फ्रांस के एल्सैस जगह पे घट रही है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये जो छोटे शब्द थे ये ऐसे तैर रहे थे फ्लोटिंग स्कूल रूम की हर जगह पे, जैसे कि वो छोटे झंडे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, जो कि हमारे डेस्क पे लगे हुए एक रॉड पे जैसे टंगे हुए हों। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और आप देख सकते थे कि कैसे हर कोई तन मन से इस लिखने के काम में लग गया था और कितना शांत था ये। अब स्टूडेंट जो हैं सारे के सारे उन अक्षरों को लिखने लग गए थे, शब्दों को लिखने लग गए थे और बहुत ही ध्यान के साथ ये सारे कर रहे थे और हर तरफ बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और अगर कोई आवाज़ आती थी तो वो आ रही थी उस पेन से जो कि लिखते वक्त कागज़ पे पेन के लिखने से आती है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. और इसी वक्त ये जो भंगुर होते हैं बीटल्स, ये अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। और यहाँ तक कि वो छोटे भी, यहाँ छोटे से मतलब है कबूतरों से, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वाज फ्रेंच, जो कि बैठे हुए थे और उनके जो पंजे होते हैं, आपने देखा होगा कि कबूतरों के जो पंजे होते हैं कैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वो हुक्स हों, ठीक है। तो वो भी अपने पंजों को रगड़ रहे थे जैसे कि हमारी तरह वो भी उन्हीं शब्दों को लिखने की कोशिश कर रहे हो जो शब्द थे फ्रांस और अल्सैस। मतलब यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि हम सब तन मन से जुड़े हुए थे उन शब्दों को लिखने के लिए और कोई भी चीज़ हमें भटका नहीं रही थी। और यहाँ तक कि जो कबूतर थे छतों पे बैठे हुए वो भी अपने पंजों को उसी तरह से रगड़ रहे थे जैसे कि वो भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं उन शब्दों को। एज इफ इट वॉज फ्रेंच, जैसे कि ये फ्रांसीसी भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और यहाँ तक कि वो जो कबूतर थे छतों पर वो भी कूद चहक रहे थे, बोल रहे थे। और मैंने सोचा कि क्या ये भी कबूतरों को फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसकी जगह पर जर्मन में बोलना सिखाएंगे, मतलब उन्हें भी मजबूर कर देंगे कि वो फ्रेंच भाषा को छोड़ के जर्मन में चहकना शुरू करें। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. और जब कभी भी मैं निगाहें उठाता था तो देखता था कि जो एम हैमल है वो बिना कोई हिलडुल किए मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और ताके जा रहे हैं, गेजिंग, सिर्फ एक चीज को। देन एट अनदर, उसके बाद उनकी निगाह वहां से हटती, दूसरी जगह पे टिकती। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो चाह रहे थे कि जो भी चीजें हैं वो अपने मन में इस तरह बसा लें जो कि वहाँ हमेशा के लिए टिक जाए, जो भी चीज़ें उस स्कूल रूम के अंदर थीं। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. सोचो फैंसी, 40 साल तक वो वहाँ था, ये जो मास्टर थे वहीं पे थे और उनका जो बगीचा था, जो गार्डन था, उस खिड़की से बाहर था जो कि उनकी क्लास थी। और ये जो चीज़ें थीं, बगीचा उनके ठीक सामने था। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं। Only the desks and benches had been worn smooth. अगर कोई चीज में बदलाव आया था
तो वो थी वो डेस्क और बेंचें जो कि घिस घिस के थोड़ी नरम हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होप वाइन, ये एक तरह की बेल होती है जिसे फ्लेवर के लिए बियर जैसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, होप वाइन। तो वो भी जो है थोड़ी रस्सी की तरह लंबी होके खिड़की से छत की तरफ बढ़ गई थी। मतलब यही चीज़ें जो है चेंज हुई थी, बाकी जो है वैसा का वैसा ही था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और 40 सालों से ये जो चीज़ें थीं जिन्हें वो रात दिन देखते आए थे, कैसा लगे जब यकायक आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़े। पुअर मैन, बेचारा ये आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और ये सुनाई भी पड़ रहा था, जो उनकी बहन थी ऊपर कमरे में वो अपने ट्रंक्स, जो भी संदूक वगैरह थे उसमें वो अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि ये लोग वहाँ से जाने वाले थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन जो भी पाठ था, जो मतलब दिया गया था उस दिन के लिए, इतनी हिम्मत थी उस इंसान में कि वो हर पाठ को अंतिम तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग हो गई, उसके बाद हमारा जो लेसन था वो इतिहास में था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू। उसके बाद जो बच्चे थे छोटे, उन्हें जो है बाबा बीबी बूबू ये चीजें पढ़नी थी। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और नीचे कमरे के पिछली तरफ जो बूढ़ा हाउजर था, उसने अपनी ऐनक, चश्मा जो है चढ़ा लिया था और वो भजन की किताब उसने अपने दोनों हाथ में पकड़ी हुई थी। Spell the letters with them. और वो भी जो है दूसरों के साथ जो भी वो लेटर्स, जो अक्षर वो स्पेल कर रहे थे, वो भी उन्हीं की तरह उन्हें स्पेल कर रहा था। You could see that he too was crying. तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotion. उसकी आवाज़ जो थी कांप रही थी, क्योंकि वो इतना इमोशनल हो गया था। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और जिस तरीके से वो कह रहा था चीज़ों को, जो स्पेल आउट कर रहा था, जो उसकी इमोशंस थी, जो आवाज़ें वो निकाल रहा था, वो इतनी फनी थी। हालांकि ये दुख का टाइम था, तब भी ओल्ड हाउजर जो भी कह रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं आप बार बार नहीं सुनते, बार बार आपके सामने नहीं आती। ये पहली बार था शायद कि ओल्ड हाउजर भी शब्दों का उच्चारण कर रहा था, अपनी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश कर रहा था, कि ये बहुत फनी सा बाहर आ रहा था। और हमारी हालत ये थी कि हम हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। कितनी अच्छी तरह से मैं याद करता हूँ इसे, कि वो हमारा लास्ट वाला लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और इसके साथ ही जो चर्च में घड़ी थी उसने 12 बजाए, स्ट्रक 12। देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस। एंजलस का क्या होता है कि चर्च जो है टाइम टाइम पे आपको सुबह, दोपहर, शाम ऐसे करके वो आवाज़ देती हैं घड़ी की, जिससे आपको पता चलता है कि शायद प्रार्थना का टाइम हो गया है, और इसीलिए इसे एंजलस भी कहा जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और उसी समय ये जो पर्शिया के सैनिक थे, ये अपने युद्ध अभ्यास से वापस आ रहे थे, तो इनकी जो बिगुलें थी, ट्रम्पेट्स, वो हमें खिड़की के ठीक नीचे सुनाई दी जहां पर हम बैठे हुए थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और जो हमारे हैमल मास्टर साहब थे वो उठे, बहुत ही पीले पड़ चुके थे। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतने लंबे थे। आज मैंने उन्हें बहुत लंबा जो है वो दिखाई दिए। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम। मेरे दोस्तों, उन्होंने बोलने की कोशिश की कि मैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कह सकते, उनकी जो आवाज़ है वो रुध गई, मतलब वो बोल नहीं सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे इससे बढ़ भी नहीं सके, जितना वो बोल सकते थे वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक। उन्होंने एक चॉक का
टुकड़ा लिया एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और उसके बाद इस पर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा के, जितना भी लगा सकते थे और जितने भी बड़े शब्द वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना सर जो है दीवार से लगा लिया, जैसे कि उन्हें सहारे की जरूरत हो, क्योंकि वो बहुत ही इमोशन में थे। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और उसके बाद बिना कोई शब्द कहे उन्होंने एक जेस्चर, एक इशारा किया अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल खत्म हुआ, अब तुम लोग जा सकते हो। और इस तरह दोस्तों कहानी का यहाँ अंत होता है। तो होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। बताइएगा कैसा लगा, और कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो वो भी ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे।